जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारी जो डिस्कशन चल रही है उसके हवाले से जी सेकंड पार्ट लेके हाजिर हूँ। एक्सोप्लैनेट्स के हवाले से हम बात कर रहे हैं और ऑब्वियसली एक्सोप्लैनेट्स के हवाले से जो भी बात होगी वो हमारे सोलर सिस्टम के लिए भी वैलिड होगी, बिकॉज हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स की फॉर्मेशन और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे आजकल दूसरे स्टार्स के गिर्द हो रहे हैं प्लैनेट्स फॉर्म या हुए। तो लिहाजा मैं आपको लास्ट एपिसोड में या लास्ट पार्ट में जो हमारा प्रीवियस पार्ट था उसमें मैं ये बता चुका हूँ कि एक्सोप्लैनेट्स जो हैं वो हमारी गैलेक्सी के अंदर और दूसरी गैलेक्सीज में भी कॉमन है। अब आज थोड़ी सी हमने ये डिस्कशन करनी है कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा सा लेस है। लेस नंबर ऑफ एपिसोड्स में हम अपनी जो डिज़ायर्ड बात है उसको हम पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि प्लान ये है कि हर एक मंथ में एक सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो जाए। तो चलें जी, बात शुरू करते हैं। देखें, प्लैनेट्स की जो फॉर्मेशन है इस पर बहुत अजीब अजीब थ्योरीज रही हैं। पहले एक बड़ी अजीब सी थ्योरी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं, जो थी कि जी हमारा जो सन है उसके करीब से एक और बड़ा सा स्टार गुजरा किसी ज़माने में, और उसकी ग्रेविटी ने हमारे सन के अंदर से मटेरियल को बाहर खींचा और वो मटेरियल सन में से निकला और उससे जो है प्लैनेट्स फॉर्म हो गए, उससे प्लैनेट्स बन गए। ये मैंने बाकायदा बुक्स में भी ये डायग्राम्स के साथ ये थ्योरी मैंने देखी है, लेकिन पुरानी बातें हो गई और अब लेटेस्ट जो हमारे पास आइडियाज़ हैं वो मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ। प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, या मैं बल्कि और एक स्टेप पीछे आ जाऊं, स्टार की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो जैसे जैसे मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ वैसे वैसे कुछ पिक्चर्स और एनिमेशंस भी आप साथ साथ देख रहे हैं। एक गैसेस का एक क्लाउड जो है, ठीक है, जिसे हम नेबुला कहते हैं, वो स्टार की फॉर्मेशन को शुरू करता है, यानी स्टार की फॉर्मेशन वहां से शुरू होती है। गैसेस का जो ये बादल है, गैसेस का जो ये क्लाउड है, वो अच्छा खुद कहाँ से आता है ये बात बाद में हम डिस्कस करेंगे, ये गैसेस का क्लाउड कहाँ से आया, बट हम अभी फिलहाल बात को यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। गैसेस का ये जो क्लाउड है, ये जो बादल है, ये आहिस्ता आहिस्ता कलैप्स करता है। और ये कलैप्स क्यों करता है? क्योंकि इसके किसी एक पॉइंट पर डेंसिटी बाकी जगहों से ज़्यादा हो जाती है, और जहाँ मैटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होती है और वो बाकी मटेरियल को अपनी तरफ खींचती है। और जैसे जैसे ये क्लाउड कलैप्स करता है वैसे वैसे इसके अंदर रोटेशन भी शुरू हो जाती है, और ये पूरा जो नेबुला है ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू होता है और साथ साथ स्पिन करना शुरू करता है। कुछ वक्त के बाद ये एक अच्छे खासे एक स्फेरिकल शेप से एक डिस्क की शेप इख्तियार करता चला जाता है, और जैसे जैसे ये छोटा होता चला जाता है वैसे वैसे ये तेज़ घूमता चला जाता है। इसे हम कहते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फिजिक्स का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। और सेंटर में जैसे जैसे गैसेस ज़्यादा जमा होती हैं तो उनका प्रेशर इंक्रीज होता है, और फिर वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और फ्यूजन रिएक्शन जो है वो स्टार्ट होता है, एंड द स्टार फॉर्म्स एट द मिडल। नाउ अब जब सेंटर में एक स्टार बन जाता है, सेंटर में एक स्टार फॉर्म हो जाता है इस नेबुला के, तो इसके इर्द गिर्द जो मटेरियल है, अब इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो मटेरियल है वो भी स्टार का हिस्सा बन जाए, यानी पूरी डिस्क कोलैप्स कर जाए, ठीक है, और बस एक स्टार बन जाए, दैट इज इट। सो पूरा नेबुला कन्वर्ट हो गया एक स्टार के अंदर। एंड व्हाट द स्टार इज, वी ऑलरेडी नो कि जी एक सितारा जो होता है उसमें फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन क्या है? जिसके अंदर लाइटर एलिमेंट्स जो होते हैं जैसे हाइड्रोजन, उसके जो न्यूक्लियाई हैं, एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं, वो मिलते हैं और हैवी न्यूक्लियस फॉर्म करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। इसको हम फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। वो स्टार के सेंटर में होता, पूरे स्टार में नहीं होता, उसके सेंटर में होता है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि पूरा नेबुला एक स्टार में कोलैप्स हो जाए, एक स्टार बना दे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब नेबुला कोलैप्स हो रहा हो तो सेंटर में एक स्टार बने और उसके आसपास का मटेरियल स्टार के अंदर मिलने की बजाय अपनी ही जगह पर स्टार के गिर्द घूमता रहे और जगह जगह जमा होकर प्लैनेट्स फॉर्म करे। ठीक है, दैट इज हाउ द प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड।
और जैसे मैंने आपसे कहा कि जब ये क्लाउड कोलैप्स करेगा तो सबसे पहले एक स्फेरिकल शेप से डिस्क की शक्ल इख्तियार करेगा और वो डिस्क स्टार के गिर्द घूमेगी, जिसे हम कहते हैं प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। ठीक है, इस डिस्क को हम प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क या मजीद शॉर्ट कर लें तो हम इसको प्रोपेलाइड भी कहते हैं। हमने दूसरे स्टार्स के गिर्द प्लैनेट्स भी देखे हैं और हमने दूसरे स्टार्स के गिर्द प्रोपेलाइड्स भी देखी हैं, यानी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स भी देखी हैं, जिसमें प्लैनेट्स अभी बन रहे हैं, बने नहीं, बन रहे हैं, बनने के मराहिल में हैं। जब प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे होते हैं तो उस वक्त ये जो डिस्क होती है इसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज होती है, और कभी ये एनर्जी रेडियो वेव्स में होती है, कभी एनर्जी विजिबल लाइट में होती है, कभी इंफ्रारेड में होती है। लिहाजा हमें ये प्रोपेलाइड्स देखने के लिए समटाइम्स इन वेव्स को देखना पड़ता है, और जब हम रेडियो वेव्स को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके लिए हमें बड़ी बड़ी डिशेस की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें हम रेडियो टेलीस्कोप्स कहते हैं। यहाँ पर मैं एक इमेज भी ऐड करूँगा जी, होपफुली आप यहाँ इमेज देख रहे हैं कि जिसमें एक स्टार के गिर्द एक प्रोपेलाइड आप देख सकते हैं, एक प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं। गैप्स का मतलब क्या है, यहाँ से मटीरियल गायब हो गया, गायब होकर कहाँ चला गया, प्लैनेट्स की फॉर्म में आ रहा है, आस्ता आस्ता प्लैनेट की फॉर्मेशन हो रही है। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये किसी विजिबल टेलीस्कोप का इमेज नहीं है, ये इमेज एक रेडियो टेलीस्कोप ने बनाया है। रेडियो टेलीस्कोप ने कैसे बनाया है, यानी प्रोपेलाइट से आने वाली जो रेडियो वेव्स हैं उनको डिटेक्ट करके ये इमेज फॉर्म किया गया है। तो अब ये जो प्रोपेलाइट्स होती हैं जी, ये देखना यकीनन एक मुश्किल काम है। स्टार्स के गिर्द ये जो गैस की डिस्क्स हैं इनको डिटेक्ट करना बहुत बहुत मुश्किल काम है। अब थोड़ी देर के लिए अगर मैं यहाँ पर एक ये बात को यहाँ पर रोकूं और एक चीज़ और आपसे डिस्कस करता हूँ, देन वापस मैं अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करता हूँ। बहुत सारी स्पेस में ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स उनको देखती हैं, उनकी तस्वीर लेती हैं, उनकी फ़ोटोग्राफ्स लेती हैं, तो हमारी बुक्स में और हमारे मैगजीन्स में और ऑनलाइन वो फ़ोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं। अच्छा, हम जब वो फोटोग्राफ्स को हम देखते हैं, कभी प्लैनेट्स की, कभी किसी चीज़ की, कभी किसी चीज़ की, जब हम उन फोटोग्राफ्स को देखते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी जो टेलीस्कोप्स हैं, लाइक मेरी जो टेलीस्कोप्स हैं, मुझे उन टेलीस्कोप्स में भी वही कुछ नज़र आए। ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारी जो टेलीस्कोप्स हैं वो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स के मुकाबले में बहुत छोटी हैं। पिछले एपिसोड में भी ये बात हुई है। लिहाजा ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें मैंने पर्सनली देखी भी हों, बट अगर मैं इन चीज़ों को अपनी टेलीस्कोप से देख रहा हूं तो ये बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। इसको आप ये ना समझें कि ये कोई बहुत ही छोटी बात है या कोई बहुत ही अजीब, बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात है, ऐसा नहीं है। सो अब मैं वापस कंटिन्यू करता हूं अपनी बात को। ये जो प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क्स हैं, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा हमें मिली हैं ओरायन नेबुला के अंदर। ओरायन नेबुला, जितने एस्ट्रोनॉमी से दिलचस्पी रखने वाले लोग हैं सबको ओरायन नेबुला का पता है। ओरायन नेबुला जो है वो जहाँ तक मुझे इस वक्त याद आ रहा है, शायद इससे हट के कोई 2 और या 3 और ऐसे नेबुला हैं जिनको आम आंख से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब टेलीस्कोप से तो बहुत अच्छे नजर आएंगे, लेकिन आम आंख से भी आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट यस, कुछ गैसेस नजर आ रही हैं स्टार्स के गिर्द, ठीक है। तो ओरायन नेबुला उनमें से एक है कि जहां पर गैसेस को आप देख सकते हैं आम आंख से, और टेलीस्कोप लगाएंगे तो जरा और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। ना मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं अपनी इन टेलीस्कोप से, जो नॉर्मल सी टेलीस्कोप्स हैं, इनसे मैं एक प्रोपेलाइट देखूंगा। तो मैंने एक प्रोपेलाइट देखी, और इतनी ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट उसको मैंने डेफिनेटली आइडेंटिफाई किया दैट यस, इट इज़ अ प्रोपेलाइट, इट इज़ अ प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क जहाँ पे प्लैनेट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। और ये ओरायन नेबुला का हिस्सा था, यानी ये स्टार जिसके गिर्द प्लैनेट्स बन रहे हैं ये ओरायन नेबुला में मौजूद है। तो ओरायन नेबुला जो है वो रिच है, इसमें बहुत सारी प्रोपेलाइट्स मौजूद हैं, और अगर फ्यूचर में मज़ीद पावरफुल टेलीस्कोप्स मेरे पास आई तो ऑब्वियसली फिर मैं शायद ज़्यादा प्रोपेलाइट्स को देख सकूं। और दोनों दुनिया में बहुत सारे और जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उन्होंने ये प्रोपेलाइट्स डेफिनेटली देखी हैं।
तो अब वापस हम आ जाते हैं जी। दैट वाज डेफिनेटली अ वेरी हैप्पी मोमेंट, और बड़ी एक सेटिस्फाइंग एक मोमेंट थी मेरे लिए कि जब मुझे ये पता चला कि मैं अपनी इस छोटी सी टेलीस्कोप से भी प्रोपेलाइट देख सकता हूँ। अच्छा, अब वापस आते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स हैं, जब इनकी फॉर्मेशन होती है तो दो किस्म के प्लैनेट्स फॉर्म होते हैं। एक वो प्लैनेट्स हैं जी जिनको हम गैस जायंट्स कहते हैं, एक वो प्लैनेट्स हैं जिनको हम रॉकी प्लैनेट्स या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी हम उन्हें कहते हैं। अगर आप अपने सोलर सिस्टम के अंदर देखें तो उस आपके सोलर सिस्टम में भी दो रीजन्स हैं। सन के करीब करीब जो चार प्लैनेट्स हैं, दैट इज मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये टेरेस्ट्रियल या रॉकी प्लैनेट्स हैं। और बाहर के इलाके में गैस जायंट्स हैं, दैट इज जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा, और भी डेफिनेटली सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि जब भी किसी दूसरे स्टार के गिर्द भी प्लैनेट्स फॉर्म होंगे तो कुछ इसी पैटर्न के साथ होंगे, यानी उसमें दोनों किस्म के प्लैनेट्स होंगे, उसमें गैस जायंट्स भी होंगे और उसके अंदर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जो हैं वो भी होंगे। और यकीनन अगर हम लाइफ की बात करें, जिंदगी की बात करें, जैसे कि जमीन के ऊपर लाइफ है, तो वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर हो सकती है, गैस जायंट्स पे नहीं हो सकती, एटलीस्ट जितना हम लाइफ को जानते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भागने दौड़ने वाले जानवर, उड़ने वाले परिंदे और पानी में तैरने वाली मखलूकात हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर हमें सर्च करनी चाहिए, ना कि गैस जायंट्स पर। आपका क्या ख्याल है जी? जुपिटर या सैटर्न या यूरेनस के एटमॉस्फेयर, वहां तो सरफेस ही नहीं है ना, दे आर जस्ट द बॉल्स ऑफ गैस, तो वहां पर तो सरफेस नहीं है। आपका क्या ख्याल है, वहां पर कोई चलने फिरने वाले जानवर हो सकते? जब सरफेस ही नहीं है तो चलने फिरने वाले जानवर कहां से होंगे? आपका क्या ख्याल है, वहां पर कोई उड़ने वाला कोई जानवर हो सकता है, परिंदा हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल है, क्योंकि अगर आप किसी बर्ड को फ्लाई करता हुआ देखेंगे तो कभी उसने बैठना भी है, वो थक भी जाएगा बेचारा। लेकिन जुपिटर पे ऐसा कोई सरफेस का इंतजाम नहीं है, लिहाजा जितनी भी लाइफ फॉर्म आप एक्सपेक्ट करते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं। सो इससे ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब भी किसी स्टार के गिर्द प्लैनेट्स आपको आप डिटेक्ट करें या आपको प्लैनेट्स मिलें, तो आप ज़रा ये देखें कि ये गैस जायंट्स हैं या रॉकी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि अर्थ है या मार्स है या वीनस है या मरकरी है। तो इसका आंसर ये है कि शुरू में चूंकि गैस जायंट्स बड़े होते हैं, उनका इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है, तो हमें शुरू में गैस जायंट्स ही मिले हैं। ठीक है, हमने शुरू में जो एक्सोप्लैनेट्स हमने देखे वो गैस जायंट्स ही थे। लेकिन जैसे जैसे टेलीस्कोप्स हमारी अच्छी होती चली जा रही हैं, लाइक VLT है, फिर अब ELT है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप वो जो स्पेस में है, हबल टेलीस्कोप, ये जितनी बड़ी बड़ी टेलीस्कोप्स अब हमारे पास मौजूद हैं, तो हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को भी डिस्कवर कर रहे हैं आस्ता आस्ता। और फिर हमारी ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जी इन्हीं प्लैनेट्स के ऊपर शायद किसी किस्म की कोई लाइफ फॉर्म जो है वो भी हमें मिल जाए। लिहाजा अब ये आज हमने ये बात कंप्लीट की कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन होती किस तरीके से, एक क्लाउड के कोलैप्स करने से। आखिर में जी मैं एक टेक्निकल सा पॉइंट आपसे शेयर करके तो अपनी ये जो एपिसोड है इसको मैं वाइंड अप करूंगा। अच्छा, अपकमिंग एपिसोड्स में या अपकमिंग जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको कुछ ऐसे प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में डिटेल बताऊंगा जो बहुत किसी न किसी हवाले से बहुत फेमस हैं। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त एक्सोप्लैनेट्स हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर ये बात करके मैं एंड करूँगा। ज़रा टेक्निकल बात करने लगा हूँ तो आपकी तवज्जो दरकार है जी, आपकी तवज्जो रिक्वायर्ड है। जब मैं यहाँ बात कर रहा था कि जी जब नेबुला कोलैप्स करता है तो हो सकता है कि पूरा नेबुला एक स्टार बना दे, और यह भी हो सकता है कि नेबुला का कुछ हिस्सा स्टार बनाए और कुछ हिस्सा प्लैनेट्स बनाए, यानी नेबुला सारे का सारा स्टार में कोलैप्स ना हो। इन दैट केस अगर तो स्टार के गिर्द प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, स्टार के गिर्द प्लैनेट्स बन रहे हैं और बन जाएंगे, इसका मतलब यह है कि सारा नेबुला 100% कोलैप्स नहीं हुआ। इन दैट केस जो सेंटर में स्टार बनेगा उसकी जो रोटेशन होगी, उसका जो स्पिन रेट होगा वो कम होगा।
ये मैं आपको एक टेक्निकल बात बता रहा हूँ। ये भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, जिस स्टार के गिर्द प्लैनेट्स फॉर्म हो रहे होंगे उस स्टार का स्पिन रेट, अपने एक्सिस पे घूमने का रेट कम होगा। जैसे कि हमारा सन है, 1 महीने में 1 दफा ये अपने एक्सिस के ऊपर घूम जाता है। लेकिन जिस स्टार के केस में सारा नेबुला कोलैप्स होकर स्टार बना चुका है, उस स्टार का स्पिन रेट ज्यादा होगा। लिहाजा हमारे पास स्टार्स के स्पिन रेट को कैलकुलेट करने की टेक्निक्स भी मौजूद हैं। अब इस पॉइंट पे हम पहुंचे कि अगर आप, अब टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड होता है तो वो टेक्निक्स को डिस्कस करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। बट अगर मैं किसी स्टार का स्पिन रेट कैलकुलेट करता हूं और मुझे पता चलता है स्टार इज स्पिनिंग वेरी फास्ट ऑन इट्स ओन एक्सेस, तो मैं अंदाजा लगा सकता हूं कि इसके गिर्द प्लैनेट्स नहीं होंगे। ठीक है, और अगर किसी स्टार का स्पिन रेट मुझे थोड़ा स्लो मिलता है, इसका मतलब होगा कि ओके वी शुड लुक फॉर द प्लैनेट्स। हो सकता है कि इसके गिर्द प्लैनेट्स हों, शायद मुझे अभी नजर नहीं आ रहे बट फ्यूचर में मिल जाएं, तो मुझे स्टार के स्पिन रेट के स्लो होने से इंडिकेशन मिल जाएगी कि इसके गिर्द प्लैनेट्स हो सकते हैं। लिहाजा ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है कि किसी स्टार के गिर्द प्लैनेट्स हैं या नहीं हैं। तो जी, हम बात को यहाँ पर आप कंप्लीट करते हैं आज के एपिसोड में, और होपफुली आपको आज की एपिसोड में ये पता चला कि किसी भी स्टार के गिर्द प्लैनेट्स कैसे बनते हैं। हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स भी ऐसे ही बने, लेकिन ये जो क्वेश्चन है कि वो नेबुला कहाँ से आया है जिसके कोलैप्स से स्टार और प्लैनेट्स बने हैं, इसको हम इंशाल्लाह बाद में एड्रेस करेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। सो होपफुली जी आज की बात आपको सारी समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच जी। देखते हैं जी इंशाल्लाह फिर अगले एपिसोड में हम कहाँ से कहाँ बात को लेके चलते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।